दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं लेके आया हूं मैथ्स का जो टेस्ट हुआ था शनिवार को, उसके सॉल्यूशन। और हमेशा हर शनिवार को टेस्ट रहेगा और उसके सॉल्यूशन आपको रविवार को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल क्या था, 0.05 इंटू 6.25। तो 0.05 मल्टीप्लाई 6.25 और इसको डिवाइड करना है 2.5 से। और पॉइंट से पॉइंट हटाना आप सबको आता है। हमेशा ध्यान रखो, पॉइंट के बाद के अंक, जैसे यहां 2 है तो यहां पर भी अगर 2 हो जाए तो पॉइंट से पॉइंट डायरेक्ट उठ जाएगा। अब 2 नहीं है तो आप 0 डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे बाद में 0 डालने से, लेकिन पॉइंट से पॉइंट तो उठ जाएगा। तो ये हो गया। अब देखो 625 और 250 दोनों 25 के पार्ट से काटा दिए 10 बार और 25 से काट दिया, ये आया 25 बार। अब यहां से नीचे कभी भी 10, 100, 1000 ऐसी कभी संख्या आए तो ऊपर से नीचे नहीं काटो तो भी चलेगा। मतलब 5 के पाड़ा से यहां से नहीं काटो तो भी चलेगा और काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर 5 से काट भी दो तो 5 और यहां से काटो तो कितना है 2। अब 5 का इससे गुणा करता हूं, 5 का किससे 5 से, तो 5 का 5 से गुणा करेंगे दोस्तों कितना आएगा 25 और 25/2। और अगर इससे आगे लगाएं तो 25 में भाग लगाएं तो ये आएगा 0.125। और अगर आप ये 10 रहने देते और भाग नहीं लगाते तो दोस्तों देखो 0.05 मल्टीप्लाई ऊपर कितना आया था 25 और बटा में कितना था 10। तो मैं कह रहा था अगर ये भाग नहीं लगाओ तो इसका गुणा कर लो। इसका गुणा करने से आंसर आएगा कितना 1.25। और 1.25 में अगर 10 का भाग लगाओगे तो 0 का भाग लगाने पर ये पॉइंट आगे खिसक जाता है, इसलिए इसका आंसर आ जाता है 0.125। मतलब ऐसे करो या ऐसे करो दोनों सही है। तो राइट आंसर कौन सा हुआ, डी। मतलब है कि आप कभी भी ध्यान ना, जैसे आता है x का 2/3 ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है तो ध्यान ना इसकी जो वैल्यू होती है ना वो हमेशा ये होती है। ठीक है, ये चीज अच्छे से जानना। अब जैसा लिखा किसी संख्या का 7/8, इसका मतलब वो जो संख्या है उस संख्या को आप कितना मान सकते हो 8 भाग 8x। ठीक है, आप 8 मान सकते हो कि 8 भाग, लेकिन 8 प्रॉपर नंबर नहीं। तो यहां से मान लो वो संख्या क्या है 8 भाग है। तो सवाल वाला क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 7/8, इसका मतलब उस संख्या का 7 भाग, ये बात कर रहा है उस संख्या के 7 की। तो किसी संख्या का 7/8 मतलब 7 भाग और उसके 2 गुने, तो संख्या जो है उस संख्या को हमने माना है 8 भाग, तो उसका 2 गुना कितना हुआ 16 भाग। तो आगे क्या लिखा है कि किसी संख्या का 7 भाग और उसके 2 गुने मतलब 16 भाग के बीच 81 का अंतर है, मतलब इन दोनों के बीच में 81 का डिफरेंस है। तो ये है 16 - 7, 16 - 7 कितना हो गया 9 भाग, और 9 भाग का मतलब हुआ 81। तो 1 भाग का मतलब कितना हुआ दोस्तों, 1 भाग का मतलब हुआ 9। अब पूछ रहा है तो बताओ वह संख्या क्या है, तो वह संख्या क्या है, तो हमने इस सवाल में उस संख्या को कितना मान लिया है 8 माना है। तो 1 भाग का मतलब है 9, तो 8 भाग का मतलब हो गया कितना 72। इसका मतलब वो संख्या कौन सी है 72 है। आप चाहो तो इस सवाल को x से भी कर सकते हो, माना कि वह संख्या क्या है x, ऐसे करके करो। तो अगर ऐसे करके करोगे तो क्या करोगे, तो उस संख्या के दुगुने मतलब संख्या का डबल 2x और उस संख्या का 7/8, तो संख्या का 7/8 ये। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है 81, 81 ये है। अब इसको सॉल्व करो तो 8 का 2 से गुणा, 8 दूनी 16, 16x - 7x। तो 16x - 7x मतलब 9x/8 बराबर 81। और फिर x का मान निकालना है तो क्या करेंगे, 81 उधर का उधर ही रहेगा, नीचे वाला 8 ऊपर जाएगा और 9 नीचे आएगा। और फिर इससे हम जब संख्या काटेंगे तो 9 से काटेंगे 81 9 बार, और 9 × 8, 9 × 8 कितना 72। तो आप चाहो तो फ्रैक्शन से करना चाहो तो ऐसे, और x से करना चाहो तो ऐसे। आंसर कितना है 72। चलो नेक्स्ट देखो तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में पूछा है यहां पर इकाई का अंक ज्ञात करो। तो दोस्तों क्या होता है 3 के 2 और 7, मतलब इनकी घात कितनी भी हो, इनकी घात में 4 का भाग लगाते हैं और भाग लगाने पर शेषफल ज्ञात किया जाता है। तो यहां अगर मैं 73 है तो यहां सवाल में लूंगा तो सिर्फ 3 मेरे काम का है, 7 काम का नहीं है। दूसरी बार यहां 2 से मतलब है और दूसरे से मतलब नहीं है, यहां 7 से मतलब है। अब जो यहां पर जो पावर है इन सब में मैं 4 का भाग लगा के सिर्फ शेषफल लिख रहा हूं कि शेषफल कितना आएगा। तो 3 का भाग लगाए तो 15 में 12, 3 बच गया। फिर है 116 में कभी भी किसी संख्या के लास्ट के 2 अंकों में अगर 4 का भाग पूरा जाए तो भाग पूरा पूरा जाएगा, मतलब शेषफल क्या आएगा 0। और इकाई अंक के टॉपिक में अगर शेषफल 0 आ जाए तो वहां पर घात ली जाती है 4, इंटू है 7 की घात, तो यहां है 74 लास्ट में। अब मैं यहां 4 का भाग अगर लगाता हूं तो 72 तक तो पूरा जाएगा, लेकिन फिर भी कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा। तो अब आते हैं 3 की घात 3 मतलब 27 का 7, फिर 2 की घात 4, 2 की घात 4 का 16, 16 का 6 और 7 का स्क्वायर 49 का 9। अब इसको गुणा करें 7 × 6 42, 42 का 2 और 2 × 9, 2 × 9 कितना होता है 18 और 18 का कितना आया 8, मतलब इसका इकाई अंक जो है वो कितना आएगा 8 आएगा। क्लियर। चलो अगला सवाल।
भाजक भागफल का 25 गुना, ऐसा सवाल कभी भी आ जाए कौन किसका गुना है तो उसको ऐसा पैटर्न बनाओ फिर लिखा करो। भाजक मतलब ये, भागफल मतलब ये, इसका ये है 25 गुना, ये 25 गुना, ठीक है, और शेषफल का 5 गुना और लिखा हुआ है, और के बाद कोई भी लाइन आती है तो वो लाइन किसके लिए होती है, फर्स्ट वाले के लिए, मतलब शेषफल का 5 गुना, तो शेषफल का 5 गुना ये है, यहां लिख दिया। यदि भागफल 16 है, मतलब ये 16 है, तो भाज्य क्या है, मतलब बीच वाला नंबर बताओ। तो अगर ये 16 है तो 16 का 25 गुना होता है 400, यहां 400 आ गया। फिर ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है वो किसी का 5 गुना है, तो ये नंबर क्या होगा। तो दोस्तों ध्यान ना, अगर आपको पता है कि इधर से इधर गुणा हो रहा है ना, वो नंबर नहीं निकालना आ रहा हो आपको, तो आप इधर से इधर जा सकते हो। ये जो गुणा है बस इसको गुणा को भाग में बदल दो, तो इसका मतलब 400 में 5 का भाग लगा दो, आपको इधर का नंबर मिल जाएगा, जो कितना हो गया 80। अब आते हैं कि भाज्य क्या है, तो बीच वाली संख्या कभी भी निकालनी हो दोस्तों तो क्या करते हैं, इसका इसके साथ करते हैं गुणा, और इसको क्या करते हैं उसके साथ प्लस। तो मतलब हुआ 400 इंटू 16 और प्लस 80, तो 16 4 हो गया 64, 00 ये प्लस 80, मतलब फाइनल आंसर हुआ 6480। तो 6480 ऑप्शन नंबर कौन सा, सेकंड। डन। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है प्रत्येक खंबा 15 मीटर की दूरी पर है, प्रत्येक खंबा। तो बताओ 315 मीटर के पुल को बनाने के लिए कितने खंभों की आवश्यकता होगी। तो 315 मीटर लंबा पुल बनाना है और एक एक प्रत्येक खंबा जो है उसके बीच में 15 मीटर का गैप होना चाहिए। तो सबसे पहले ये पता करो ये गैप कितने हैं, क्या पता करो गैप कितने आ रहे हैं। तो 315 में 15 का भाग लगाते हैं, तो 315 में 15 का भाग लगाओ 21 बार गया, इसका मतलब बीच में जो गैप आ रहा है वो 21 है, और गैप के दोनों तरफ जो है खंबे लगे हुए, तो इसका मतलब है 21 गैप है तो 21 खंबे तो वो, और एक खंबा सबसे फर्स्ट में लगेगा वो इस गैप में काउंट नहीं होता है। मतलब जैसे आपको बता दूं कि 2 मीटर लंबी कोई जगह, अब 2 मीटर लंबी जगह में अगर एक एक मीटर पे खंबे लगाए तो दोस्तों देखो खंबे कितने लग रहे हैं, 3, दूरी भले ही 2 है लेकिन खंबे कितने 3, क्योंकि गैप कितने पड़ रहे हैं, गैप 2 पड़ रहे हैं। जितना गैप होता है उससे एक ज्यादा आंसर होता है, तो गैप कितना आ रहा है 21, तो इसका मतलब एक ज्यादा, तो एक ज्यादा मतलब आंसर कितना हुआ 22, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी है। चलो और आगे देखते हैं। अगला सवाल लिखा है कि 200 तथा 400 के बीच 2, 3 और 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्या है। तो देखो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए, 3 से भी होनी चाहिए और 4 से, मतलब तीनों से विभाजित हो, तो इसका मतलब है अगर अलग अलग संख्याओं का भाग लगाना हो तो हम अलग अलग कभी ऐसे काम नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम, कि इनका एलसीएम क्या होता है। और देखो कभी भी किसी छोटी संख्या का भाग बड़ी में जाए तो एलसीएम में उसकी जरूरत नहीं होती है। 2 का भाग 4 में गया मतलब 2 की जरूरत नहीं है, तो बचा कौन, 3 और 4, तो हमें 3 और 4 से एलसीएम ला सकते हैं। फिर 2 संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं हो तो उनका गुणा ही एलसीएम होता है, मतलब इस सवाल में एलसीएम कितना आया 12। तो सवाल अब यह बन गया है कि 12 का भाग जिस संख्या में जाएगा उसमें 2, 3 और 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, हमें अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो हमें सीधा सा 12 का भाग लगाना है, तो 200 में 12 का भाग और 400 में 12 का भाग लगाना है। तो 12 का भाग यहां गया पहले एक बार, फिर आया 8 0, तो 12 6 72, फिर 12 का भाग यहां लगाया तो 12 3 36, 40 में से 36 वापस 40, 12 3 36। तो इसका मतलब है कि 1 से लगाकर 200 तक 16 संख्या आगे जा चुकी है, मतलब 12 से भाग जाए वो 16 संख्या निकल चुकी है, और 1 से लगाकर 400 तक 12 से भाग जाए ऐसे 33 संख्या होती है। आंसर हमेशा 1 से ही बताएगा। तो 1 से लगाकर 200 तक तो 16 आगे निकल चुकी है, और 1 से 400 तक 33 होती है, हमें बताना है यहां से यहां तक, तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 33 माइनस 16, और 33 में से 16 करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 17। इसका मतलब कितनी संख्या होती है, तो यहां पर 17 संख्या होती है। आंसर कौन सा हुआ, सी। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा है यहां पर 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3 इंटू करते करते आप देखो 100 - 200 तक जा रहे हो, तो 100 - 200 तक जा रहे हैं, और नीचे जो है वो भी 1 से 100 तक लिखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि इसका आंसर क्या है, तो किसके बराबर है, तो यहां इक्वेशन बना रखी है और एक जीरो भी लिखा हुआ है, तो ये जीरो जो है वो देखो आप, बाकी सब में तो इक्वेशन है। अब यहां क्या लॉजिक है तो समझना, 100 - 1, 100 - 2, 100 - 3 ऐसे करते करते जाओगे तो आप जा रहे हो 200 तक, तो बीच में एक जगह 100 में से 100 भी आएगा, क्योंकि 1 2 3 4 करते जा रहे हैं, तो 100 में से 100 एक जगह बीच में आएगा, और 100 में से 100 जाता तो क्या हो गया 0, और 0 का गुणा आप कितनी भी बड़ी संख्याओं से कर लो, पूरा का पूरा ऊपर का आंसर क्या रहेगा 0 आएगा।
और नीचे की तरफ चाहे आपकी संख्या कोई भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर ऊपर 0 है तो आप किसी का भी भाग लगाओ 0 में, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। 8वां सवाल, यदि 2 4 6 8 98 100 मतलब बीच में सारे नंबर है को एक साथ गुणा किया जाए तो उनके गुणनफल मतलब प्रोडक्ट के अंत में कितने जीरो होंगे। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, ये नंबर कौन से है, 2 4 6 8 मतलब हो गया इवन नंबर, सम संख्याएं। अगर आप सारी सम संख्याओं को गुणा करोगे तो लास्ट में जीरो कितने आएंगे। तो दोस्तों जीरो दिलाता कौन है, पहले ये पता होना चाहिए आपको। तो जितने 5 होते हैं, 5 का अगर सम संख्या से गुणा हो तो आपको हमेशा एक जीरो मिलेगा। एक तो ये, और दूसरा जिन नंबर में ऑलरेडी जीरो हो, जैसे 10 है, अब 10 में ऑलरेडी जीरो है तो इसका मतलब है उसको डायरेक्ट एक गिन लो, इसको और टुकड़े करने की जरूरत नहीं है। तो हम यहां देखते हैं कि हमारे पास 5 तो इसमें अवेलेबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये तो सम संख्या है। तो फिर हमारे पास जीरो कौन कौन से आएंगे, एक 10 का, 20 30 40 50 60 70 80 90। ये मैं लिख के इसलिए बता रहा हूं वरना मैं डायरेक्ट बोल सकता था 10 से 90 एक एक सब के अंदर आएगा। ठीक है, और लास्ट में कितना है, 100। तो यहां से हम आंसर जो लेंगे वो आंसर देखो कितना आएगा। तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन आंसर 11 नहीं है, ये 11 जीरो, लेकिन फिर भी एक ये बैठा हुआ है। ये देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें है 10 × 5, इसका मतलब हमने एक जीरो गिना है, लेकिन अभी ये 5 और रह गया एक। अगर ये 5 किसी भी सम संख्या से गुणा करेगा तो एक जीरो और बनाएगा। इसलिए इस सवाल का जो आंसर है वो है आपका 11। तो पहले से गिन लिया आपने, एक 5 और है, इससे एक जीरो और बनेगा, तो इसलिए आंसर कितना है, 12। तो इसका राइट आंसर है 12 है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है फ्रैक्शन वाला, यहां पर जो दशमलव को भिन्न में बदलने वाला सवाल होता है। अब ये बोल रहा है इसका आंसर क्या है, ये बताओ। तो इस सवाल का आंसर क्या है यहां पर। अच्छा दोस्तों जानना, ये 43 नहीं है दोस्तों, ये है 4.3 के ऊपर बार, ऐसा है। ठीक है, अब देखो इस सवाल को हमें सॉल्व करना है, तो यहां क्या करेंगे, ये जो नंबर है इन तीनों के बीच में क्या है, प्लस, और वो क्या है, माइनस। तो हमें इसको माइनस करना है यहां पर। ठीक है, अब कैसे करेंगे, तो पहले इनको जोड़ना है, लेकिन इसको भिन्न में, फ्रैक्शन में चेंज मत करना। ठीक है, तो इसका मतलब है क्या करेंगे, देखो मैं आपको एक सीधा सा तरीका बताता हूं। 8 3 के ऊपर बार लिखा हुआ है, आप क्या करो, 3 को रिपीट करो, और यहां पर कम से कम 6 नंबर होने चाहिए पॉइंट के बाद। 6 क्यों होने चाहिए वो बताऊंगा, ताकि आपको रिपीटेशन पता चले कि रिपीट क्या चल रहा है। तो कम से कम 6 नंबर लिखो। तो ये देखो 3 और 3 6, बस यहां रुक जाओ। अब सेकंड और जोड़ना है तो इसको जोड़ते हैं। तो ये इसके ऊपर बार है तो कंटिन्यू 7 7 7 ये आ गया। फिर ये भी जोड़ना है तो ये है 3.6 पर बार, तो 6 6 6 कंटिन्यू जोड़ना है ऐसे। ठीक है, अब इनको जोड़ लेते हैं। तो 10 और 16 के 6 हासिल 1 हो गया। तो 10 और अब ये 17 हो जाएगा, तो हासिल 1 वापस 17 हो जाएगा, वापस हासिल 1 ये 7, फिर यहाँ वापस 1 ये 7, और फिर वापस 1, तो कितना हो गया 8 8 16, 16 और 6 22, हासिल हो गया 2। तो यहाँ 3 और 2 कितना हो गया 5, मतलब आंसर आया 5.277777। अब लास्ट में देखो 6 क्यों आ रहा है, क्योंकि इस भाई साहब को पीछे से हासिल नहीं मिल पाया, तो इसलिए वो 6 आ रहा है। इसका मतलब ये समझ जाओ कि ये भी फिर है तो 7 ही है फिर तो, क्योंकि यहां तो अनलिमिटेड है, चाहे जितने ले लो। अब इसमें से हमें घटाना है किसको, 4.3 पे बार है, तो 3333 ये, इसको हमें यहां से माइनस करना है। तो इसको माइनस कर देते हैं, तो आंसर देखो क्या आएगा। 7 में से 3 4, फिर 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4, और यहां 2, अब 2 में से 3 मतलब वही 12 में से 3 मतलब 9, और यहां 4 में से 4 0, इसका मतलब 9.4444 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 0.9 और 4 रिपीट हो रहा है, तो 4 पे बार लग जाएगा। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ, सिर्फ 4 पे बार लगेगा। ठीक है, तो सिर्फ 4 पे बार है, मतलब ये ऑप्शन ये गलत लिखा हुआ है। इसका जो ये ऑप्शन है डी, वो डी ऑप्शन पे 0.9 और 4 पे क्या आएगा, बार आएगा। ये इसका राइट आंसर है। क्लियर, चलो अगला सवाल देखो। एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। तो एक भिन्न में अंश का दुगुना, तो यूं समझो एक फ्रैक्शन भिन्न। अब भिन्न क्या हो सकती है, तो भिन्न x बटा y, कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि अंश का दुगुना मतलब हो गया 2x, अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। तो ये जो वैल्यू है वो हर मतलब बोले तो डिनोमिनेटर y उससे 2 अधिक है, मतलब ये है इसके बराबर। ठीक है, फिर आगे, यदि अंश और हर प्रत्येक में 3 जोड़ा जाए, तो अंश और हर मतलब x बटा y प्रत्येक में कितना जोड़ दिया जाए, 3। तो ये हो गया प्रत्येक में 3 जोड़ देते हैं।
प्रत्येक में 3 जोड़ दिया जाए तो परिणामी भिन्न 2/3 हो जाती है या प्राप्त होती है। तो अब क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व करें, और आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस गुणा, इसका इधर इसका इधर। तो 3 का 3 से गुणा करते हैं 3x प्लस 3 3 9, इसका y का 2 से तो 2y, और इसका इससे 6। अब नंबर को इधर ले आओ या भले उधर ले लो, एक तरफ कर लेते हैं। तो यूं मान लो अगर नंबर में इधर भेज देता हूं तो 3x, अच्छा उसके हिसाब से चले तो नंबर को उधर भेजते हैं, चलो क्योंकि अभी हमें दोनों इक्वेशन बिठानी पड़ेगी इसलिए, तो इसको मैं उधर भेज देता हूं। तो यहां से 3x है बराबर में 2y है ये। अब 6 प्लस का, ये माइनस का उधर जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, तो प्लस 6 माइनस 9 मतलब माइनस का 3। ये हो गई हमारे पास दो इक्वेशन, एक ये और एक ये। अब दोनों इक्वेशन में या तो x को इक्वल करो या y को इक्वल करो। तो यहां x तो है 2x और ये 3x है, यहां y एक बार है यहां 2 बार है। तो इस इक्वेशन को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो y और y तो सेम हो ही जाएगा। तो इधर साइड में लिख देता हूं कि 2 से गुणा करते हैं तो 4x आया, फिर इक्वल में ये 2y है और प्लस ये 2 है, ठीक है, सॉरी यहां ये 2 और 2 4 हो जाएगा। अब ये इक्वेशन है जैसी यहां रखते हैं तो ये हो गया 3x बराबर ये है 2y और माइनस का 3। अब यहां से सॉल्व करो, तो यहां से सॉल्व करें तो साइन चेंज करना पड़ेगा, तो यहां पर माइनस करेंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, फिर यहां पर भी माइनस और ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो 4x में से 3x गया तो x, 4 प्लस 3 कितना हो गया 7। तो x का मान कितना आया दोस्तों 7 आया। तो x का मान 7 है। अब 7 कहीं पर रख दो आप x का मान, ताकि y का आंसर आ जाएगा। तो x का मान अगर मैं यहां पर 7 रखता हूं तो 7 × 2 कितना हो गया 14 हो गया, और y प्लस 2 है तो 2 को उधर भेजो तो 14 इधर है और 2 इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो 14 माइनस 2 कितना हो गया 12, मतलब y का आंसर कितना आएगा 12 आएगा। ठीक है, अब यहां पर पूछा है कि मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न ऊपर हमने x माना नीचे y माना है, तो 7/12। तो इसका राइट आंसर है कौन सा, डी वाला 7/12। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। निम्नलिखित में से भिन्नों का कौन सा समूह आरोही क्रम में, आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े की तरफ है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है सारे ऑप्शन सेम ही होते हैं, मतलब नंबर सेम होते हैं, बस वो आगे पीछे लिखे। तो आप कोई भी एक ऑप्शन में से चारों नंबर उठा लो और उससे आंसर निकाल दो कि छोटा बड़ा कौन है। जैसे देखो मैं पहला ऑप्शन की बात करूं, और छोटा बड़ा निकालने का एक तरीका होता है कि ऊपर की संख्या है जैसे रहेगी, मतलब ऊपर की संख्या जैसी है वैसी रखो, 5 6 7 11, और फिर नीचे लिखा जाता है अंतर, मतलब ऊपर और नीचे में डिफरेंस कितना है। तो 5 और 6 में 1 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, 7 और 9 में 2 का अंतर, 11 और 13 में 2 का अंतर। तो इसमें भाग लगाओ 5 आया, 2 का भाग 6 में 3 आया, 2 का भाग 7 में, तो ये तो पूरे लगा दो 3.5 आया, और यहां से लगाओ तो 5.5 आया। अब ये बोल रहा है आरोही क्रम बनाओ, मतलब छोटे से बड़े की तरफ। तो सबसे छोटा कौन है 6 वाला, एक ये आएगा, फिर इससे बड़ा है ये वाला, इससे बड़ा है 5 वाला, और सबसे बड़ा है ये 4 वाला। तो इसका मतलब है अब इसका क्रम सही कहां है, तो देखो सही चेक करो, ऊपर 6 7 5 और 11, तो ऊपर की तरफ से देखकर आंसर लगा दो। तो 6 7 5 11 कहां है, 6 7 5 11, ये रहा कौन सा ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन में। तो इसका मतलब है ये आरोही क्रम है, इस तरह से उधर उधर बढ़ते क्रम में। डन। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल दे रखा है यहां से 7, फिर प्लस, और यहां पर ये क्यूब रूट है x, और इक्वल में दे रखा है कितना 2। तो कभी भी ऐसा सवाल आ जाए तो रूट हटा दो, इधर रूट हटाओगे तो सामने क्या लग जाएगा स्क्वायर लग जाएगा। तो 7 प्लस क्यूब रूट x इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर ही कर देता हूं सीधा, 2 का स्क्वायर कितना 4। अब यहां पर 4 है तो इसको 7 को भी उधर भेज देते हैं, तो यहां से ये हो गया क्यूब रूट x, और 4 और माइनस का 7 हो जाएगा। तो 4 माइनस का 7 कितना आया माइनस का 3। तो यहां से हो जाएगा क्यूब रूट x इक्वल टू -3। अब क्यूब रूट अगर हटाऊंगा तो क्यूब रूट हटाएंगे तो सामने क्या लग जाएगा क्यूब लग जाएगा, तो इधर से क्यूब रूट हटा रहे तो सामने क्यूब लग जाएगा। इसका मतलब है -3 की घात ये 3 हो जाएगी, और -3 की घात 3 है तो 3 को 3 बार गुणा करो तो 27 आता है, लेकिन माइनस 3 बार होगा तो माइनस आएगा। इसका मतलब आंसर है माइनस का 27। तो आंसर कौन सा हुआ, डी वाला। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो, यहां पर x का मान निकालना है। x कहां लिखा हुआ है, घात में लिखा हुआ है, और घात का आंसर कब आता है, जब आधार समान होते हैं। तो आधार समान हो तो इधर का आधार कितना है 3, और इधर कितना लिखा 27, इसको भी 3 के रूप में बनाओ। तो 3 की पावर है x + 8, और यहां 27 को क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, और ऊपर ऑलरेडी घात है तो घात के ऊपर घात का आपस में क्या होता है गुणा होता है। तो 3 की पावर x + 8 है इक्वल टू, अब इसका अंदर गुणा करो इन दोनों से, तो ये है 3, और यहां 3 का 2 से हो जाएगा 6x, और 3 का 1 से 3। आधार समान हो गए, आधार समान मतलब घातें समान, तो मैं यहां लिखूंगा x + 8 इक्वल टू 6x + 3।
अब x उधर ले जाएंगे यहां पर और ये इधर ले आएंगे, तो 8 इधर है और 3 इधर आएगा, तो 8 - 3 कितना हुआ 5, और इधर है 6x, ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, और x का मान निकालना तो 5/5 हो जाएगा, और 5/5 से आंसर कितना आ जाएगा 1। तो इसका राइट आंसर क्या है 1 है। डन। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 16 की पावर -2 और ऊपर -2। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो ब्रैकेट लगाए ये माइनस की वजह से लगाए, न कि पूरे पे ब्रैकेट है। मतलब आपको ध्यान हो तो यहां पर एक बेसिक सवाल है ये वाला कि कभी भी ब्रैकेट लगा हुआ हो तो घात के ऊपर घात का गुणा होता है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ नहीं हो तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। मतलब यहां का आंसर तो होता 2 × 3 6, लेकिन यहां की बात करें तो ये 2 की घात 3, मतलब 2 की घात 3 कितना होता 8, मतलब ये आंसर कुछ और है और ये कुछ और है। तो अभी वाले में देखो यहां ब्रैकेट नहीं है, और ब्रैकेट नहीं है इसका मतलब हुआ कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। देखो वैल्यू क्या है, तो यहां वैल्यू निकालेंगे -2 की पावर -2। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। किसी की भी घात अगर माइनस हो तो हमें उसको क्या करना पड़ेगा प्लस करना पड़ेगा, और किसी की भी घात माइनस हो तो उसको प्लस कैसे करता है 1/में लिखकर, तो 1/2 की घात 2 आ जाएगी ऐसे। मतलब ये बेस है, आधार है, तो बेस तो वही है जैसे रहेगा, और माइनस की जो 2 पावर है वो प्लस की हो जाएगी अगर उसको बटा में लिखो। अब आता है -2 की पावर 2 का क्या मतलब हुआ, तो -2 की पावर 2 मतलब कितना हो गया 4 हो गया, तो इसका मतलब इसकी घात हो गई 1/4। अब आते हैं सवाल में वापस, तो ये 16 है और इसकी हमने वैल्यू निकाल दी है, और ये वैल्यू निकल के आई 1/4। अब 16 के टुकड़े करो तो 16 2 की घात 4 होता है, 2 की घात 4, और 4 के ऊपर है 1/4। मतलब किसी भी नंबर के जब हम टुकड़े करते हैं या ऐसे आधार घातांक में लिखते हैं तो उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि घात के ऊपर घात का आपस में गुणा कर सकें। तो 4 से 4 कट गया, इसलिए इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर कितना हो गया 2 हो गया। क्लियर, तो आंसर है 2। चलो नेक्स्ट सवाल। इस सवाल को सॉल्व करता है तो देखो दोस्तों, सब जगह बीच में क्या दे रखा है डिवाइड, और जब भी डिवाइड होता तो संख्या को पलट दिया करो ताकि भाग जो है वो किसमें बदल जाए गुणा में। अच्छा, कब डिवाइड को पलटना है, जब फ्रैक्शन नंबर दे रखा हो। तो यहां पर अगर मैं लिखता हूं कि फर्स्ट में ये डिवाइड है, देन 1 वापस 1, फिर यहां से ये 1, फिर डिवाइड 1/1 डिवाइड 1/3, ये जो लिखा हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, इस भाग को गुणा में बदल दूं। तो अगर मैं इस भाग को यहां से गुणा में बदलता हूं तो यहां जो पीछे नंबर लिखे हैं ये 1/3 ये पलट जाएगा, और 1/3 का क्या बन जाएगा 3/1, 3/1। अब नीचे जो 1 है उसका कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब है 1 × 3 हुआ, और 1 × 3 से आंसर कितना आया, तो 1 × 3 से 3 ही आया। ठीक है, अब वापस देखो सेम पैटर्न वापस बन गया है, तो सेम पैटर्न वापस बना, मतलब इस भाग को हम चेंज करेंगे गुणा में, तो भाग को गुणा में चेंज करें तो ये भी पलट जाएगा, तो इसको भी पलट देता हूं। तो यहां से भाग को गुणा करेंगे तो 1/3 का 3/1 हो जाएगा। अब नीचे 1 है तो वापस वही कि नीचे 1 का कोई मतलब नहीं है, तो वापस 1 × 3 बना, और 1 × 3 का मतलब वापस 3 ही है। अब वापस सेम पैटर्न वापस बन रहा है, तो 1 का 1 और भाग को गुणा में बदलो और 3/1, तो 1 नीचे कोई मतलब नहीं है, मतलब इस सवाल का आंसर कितना है 3 है। तो इसका मतलब एक ही पैटर्न बार बार आया था, इसलिए आंसर 3। चलो नेक्स्ट सवाल देखो। अगला है बोर्ड मास का सवाल है। तो बोर्ड मास में कभी भी सवाल को सॉल्व करो इतना बड़े वाले इस तरह से, तो उसको बीच ही बीच में जो सबसे यहां अंदर हो उसको पहले सॉल्व करो। तो क्या करेंगे, यहां से देखो ये जो लाइन है, ये लाइन क्या है, विनकुलम की लाइन है। तो विनकुलम, जब भी कभी विनकुलम बीच में आता है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि विनकुलम के नीचे जो नंबर है उसको ब्रैकेट में डाल दो। तो विनकुलम के नीचे जो नंबर है उसको ब्रैकेट में डाल दो ऐसे। ठीक है, अब इससे क्या होगा, विनकुलम के नीचे का काम हम पहले करेंगे, और अगर यहां से ऐसा नहीं हो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि अगर कभी x y z कुछ लिखा हुआ जाए तो आपकी गलती नहीं हो। ठीक है, तो ये ऐसा, वरना अब हम डायरेक्ट देखते हैं। तो देखो लाइन के नीचे जो दे रखा 3 - 2, तो आपको इसके बाहर कौन सा चिन्ह है उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको नंबर से मतलब है 3 - 2। 3 में से 2 गया कितना आया 1, मतलब ये 4 है, और 4 में से 1 हो गया, कहने का मतलब ये। अब 4 में से 1 कितना हुआ 3, तो यहां से आगे लेते हैं, ये 3 है माइनस, अब ब्रैकेट के अंदर आंसर आया 3, तो ब्रैकेट के अंदर का 3 आया, 3 - 3 क्या हो गया 0, मतलब यहां तक का आंसर तो 0 है। अब बाहर बैठा हुआ कौन 2, 2 में से 0 घटाओ, 2 में से 0 घटाओगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा, तो इसका राइट आंसर क्या है डी है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल वापस बोर्ड मास वाला ही सवाल है। कभी भी का, या इंग्लिश में बोले तो ऑफ,
कभी भी का या ऑफ लिखा हुआ है तो यहां पर उसके आगे और पीछे संख्याओं को ऐसे ब्रैकेट में डाल देना, क्योंकि इसको हमेशा पहले करेंगे, डिवाइड बाद में आता है बोर्ड मास में, ओ पहले आता है और डिवाइड बाद में आता है डी। तो इसको सॉल्व करता हूं, इस तरफ लिख देता हूं ये डिवाइड। अब देखो का मतलब है क्या, करना तो गुणा ही है, तो करना गुणा ही है, तो इसका मतलब होगा 1 का 1 से गुणा और 5 का 5 से गुणा, तो 1 इंटू 1 1 और ये हो गया 25। फिर अपॉन में आता है 1/25 पहले और यहां पर डिवाइड आएगा 1/5। ठीक है, ऐसे का मतलब करना गुणा लेकिन करना पहले, तो ये हो गया पैटर्न। अब आपको जस्ट अभी मैंने आगे सवाल में पढ़ाया था कि कभी भी डिवाइड के बाद बटा बटी की संख्या आए तो उस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज कर लो, तो ये हो गया 25/1। फिर इसकी बात करें तो 1/25 और डिवाइड है वापस, तो ये हो गया उल्टा कर दो 5/1 ऐसे। ठीक है, अब काटते हैं तो इससे कट गया 5 बार और इससे काटते हैं, इससे कट गया 5 बार, मतलब ये आया 5/1 और यहां आया 1/5। दो संख्या ऊपर हो और दो संख्या नीचे हो तो नीचे वाली संख्या को पलट के ऐसा लिख सकते हैं, तो ऊपर वाली संख्या 5/1, नीचे वाले को पलट दो 5/1, तो 5 × 5, मतलब इस सवाल का जो फाइनल आंसर है वो फाइनल आंसर क्या है 25 है। तो ये है आपका 70 का आंसर 25। चलो नेक्स्ट देखो, अगला सवाल लिखा है एक खंबे का 1/3 भाग कीचड़ में है, 1/3 1/3 भाग कीचड़ में है तथा 1/4 भाग जल में है तथा शेष 5 मीटर, वो लास्ट में कितना लिखा हुआ 5, ठीक है, तथा 5 मीटर भाग ऊपर है। ऐसा कभी भी सवाल आए भिन्न वाला फ्रैक्शन, मैं हमेशा कहता हूं भिन्न के सवाल को बिना एक्स के भी कर सकते हो। कैसे, यहां नीचे कितना लिखा 3, इधर नीचे कितना है 3, इन दोनों का कर लो गुणा, मल्टीप्लाई, गुणा करो, जो भी फ्रैक्शन नंबर आए सवाल में उन सब का गुणा कर लो, तो 3 × 4 कितना है 12। मतलब आप क्या करो, इस सवाल में जो खंबे की पूरी लंबाई है उसको मान लो 12 भाग है। ठीक है, खंबे की पूरी लंबाई मान लो 12 भाग है, ऐसे करो। अब सवाल देखो सबसे पहले कि अब पता चल जाएगा कीचड़ में कितना हिस्सा है, तो यहां से देखो टोटल खंबा है 12 भाग का, 12 भाग का 1/3, 12 भाग का 1/3 मतलब 4 भाग तो हो गए कीचड़ में। उसके बाद है जल में, तो जल में कितना है, तो पूरे खंबे का 1/4, तो पूरे खंबे का 1/4 मतलब हो गया कितना 3 भाग, तो 4 भाग तो हो गया कीचड़ में, 3 भाग हो गया जल में, तो 4 और 3 कितना खत्म हो गया, 7 भाग खत्म। अब जो शेष बचा है वो शेष कितना है 5 भाग और है खंबे का, और वो सवाल वाला क्या कह रहा है कि शेष 5 मीटर भाग और है, तो शेष 5 मीटर खंबा और है, तो हमारे पास भाग में है 5 भाग और मीटर में वही कितना हो रहा है 5 मीटर। इसका मतलब हुआ कि 5 भाग की वैल्यू 5 मीटर है, तो 5 भाग अगर 5 मीटर है तो 1 भाग का मतलब 1 मीटर हुआ। तो सवाल क्या पूछ रहा है कि खंबे की कुल ऊंचाई बताओ कितनी है, तो हमने खंबे की कुल ऊंचाई कितनी मानी है 12 भाग, तो 1 भाग 1 मीटर, तो 12 भाग 12 मीटर, तो इस सवाल का आंसर क्या है बी 12 मीटर। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है दो संख्याओं योग 70 है और उनका अंतर 20 है। कभी भी दो संख्याओं का योग और अंतर दे रखा हो तो ऐसा सवाल बिना पेन उठाए किया जा सकता है। तो बताओ उन संख्याओं के वर्गों का योग, लेकिन संख्या निकालना डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वर्गों का योग क्या होगा अभी देखते हैं। तो देखो अगर कभी भी योग और अंतर दे रखा हो और बड़ी संख्या निकालनी हो तो क्या करोगे, जो योग दे रखा है और जो आपको अंतर दे रखा है इन दोनों को जोड़ के आधा कर लो, तो 70 20 90, 90 का आधा 45, मतलब बड़ी संख्या इनमें 45 है। अब आता है कि छोटी संख्या क्या है, तो क्या करो इसमें से घटा के आधा कर लो, मतलब 70 - 20 और उसका आधा करो, तो ये हो गया 50, 50 का आधा कितना 25, ये हो गई दोनों संख्याएं। अब वो कह रहा है कि दोनों के वर्गों का योग ज्ञात करो, मतलब 45 का स्क्वायर निकालो, तो इसका स्क्वायर, तो 45 का स्क्वायर करो तो ये आता है 20 25, ठीक है, और यहां है 25 का, इसका भी स्क्वायर करो तो ये आया कितना 625, तो 25 25 50 मतलब हो गया कितना 2650, तो ये हुआ दोनों के वर्गों का योग। ऑप्शन कौन सा सी, ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगला है 20वां सवाल। किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुणा करने को कहा, किसी संख्या मतलब पता नहीं कोई भी संख्या हो x, उसको 50 से गुणा करने को कहा, परंतु उसने 30 से गुणा कर दिया, मतलब कहा तो 50 से ना, उसने गुणा कर दिया 30 से, तो इसका मतलब समझो आप कि 50 से गुणा करता तो आंसर बड़ा आता, 30 से गुणा कर दिया तो आंसर कम ही आएगा। तो क्या कह रहा है, इस प्रकार प्राप्त उत्तर सही उत्तर से 400 कम है, तो सही उत्तर तो ये था, ठीक है, और ये गलत वाला है, तो ये कह रहा है कि इससे 400 कम आया, मतलब दोनों में 400 का डिफरेंस आ गया इस चक्कर में।
तो अब वो पूछ रहा है बताओ जिस संख्या को गुणा करना था वह क्या है, तो जिस संख्या को गुणा करना है वो क्या है, तो संख्या निकालनी है। तो x इंटू 50 मतलब 50x, ये है 30x, तो 50x में से 30x हटा दो, कितना आया 20x, और 20x की वैल्यू कितनी हुई 400, तो x का मान कितना हुआ 400/20, और 400/20 से आंसर कितना आया, तो इससे कट गया 20 बार। इसका मतलब जो संख्या गुणा करनी थी वो संख्या क्या थी, वो 20 थी। डन। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है बाल दिवस पर 540 बच्चों में मिठाइयां समान रूप से बांटी जानी थी। तो 540 बच्चों में, ठीक है, समान मिठाइयां बांटी जानी थी, किंतु उस विशेष दिन 120 बच्चे अनुपस्थित थे। तो इसका मतलब सारे बच्चे हैं 540 और उस दिन 120 बच्चे नहीं आए, तो फिर आए कितने, आए थे 420 आए। अतः प्रत्येक बच्चे को 4 मिठाइयां अतिरिक्त मिली। तो इसका मतलब जो 420 बच्चे आए इन सबको 4-4 मिठाई अतिरिक्त मिली। तो वो किनकी थी, जो नहीं आए उनकी थी। तो इन सबको 4-4 मिली, तो इसका मतलब एक्स्ट्रा कितनी मिली, तो यहां से 0 और 4 × 2 8 और ये हो गया 16, मतलब 1680 मिठाई इनको मिली जो उनकी थी। किसकी थी, 120 की। अब आते हैं आगे, यदि सभी बच्चे उपस्थित होते तो प्रत्येक छात्र को कितनी मिठाई मिलती। तो आप समझो अगर ये 120 आ जाते तो ये 1680 जो मिठाई इनको दिए वो इनको नहीं देकर फिर उन्हीं में बांटते कि भाई तुम्हारी मिठाई थी तो तुम ही पकड़ो। तो अब आते हैं कि अगर उनको देते तो एक एक स्टूडेंट को कितनी आती, तो 1680 मिठाई अगर 120 में बांटी जाती तो 0 0 12 से एक बार और 12 चौक 48। इसका मतलब है कि अगर वो आ जाते तो पर स्टूडेंट को 14 मिठाई मिल जाती। ठीक है, तो आंसर हुआ 14। चलो और आगे बढ़ते हैं। अगला लिखा है सभी 3 अंकीय संख्याओं का योग बताओ। तो 3 अंकों की संख्या शुरू होती है 100 से और 100 से कहां तक जाती है 999 तक। इन सब का योग निकालना है, मतलब कहीं से भी कहीं तक का योग ज्ञात करो। तो उसका एक फॉर्मूला है कि पहले दोनों को जोड़ लो, पहले दोनों को जोड़े तो 1099, ठीक है, 1099 1099, पहले दोनों को जोड़ो, उसके बाद इसमें से इसको घटाओ, तो इसमें से इसको घटाओ और वापस 1 जोड़ दो। ये हो गया आपका फॉर्मूला, योग इंटू अंतर +1 डिवाइड बाय 2। अब है 1099 मल्टीप्लाई 900 900 और इसमें भाग लगाएंगे किसका, 2 से, तो 2 से भाग लगा ये कितना हो गया 450। तो 450, अब 1099 को 450 से गुणा करना तो संख्या बहुत बड़ी हो जाएगी, तो इसलिए थोड़ा सा जुगाड़ लगाओ। जुगाड़ कैसे, 1099 को अगर मैं लिख दूंगी 1100 - 1 इंटू 450, तो ये थोड़ा सा गुणा आसान हो जाएगा। तो 1099 को क्या लिख दिया 1100, एक कम है बस, तो एक बार इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे होगा। तो अगर इसका गुणा इससे करें तो 45 495 और 3 0 पीछे लग जाएगी, माइनस इसमें से 1 का गुणा करें 450, मतलब हुआ कि यहां पर 4,95,000 है। तो लास्ट में 5000 में से 450 कम हो रहा है, तो इसका मतलब 4 है जैसे रहेगा, 9 है जैसे रहेगा, यहां पर 4 हो जाएगा और यहां पर आएगा 550, 450 कम कर देंगे। तो इसका मतलब है 5000 में से कितना कम हो रहा है 450, तो यहां से हो गया 494550, तो 494550 आंसर कौन सा हो गया, सेकंड वाला। डन। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है किसी कक्षा का पहला पीरियड 10:30 बजे से आरंभ होता है तथा चौथा पीरियड 1:45 13:45 मतलब 1:45 पर समाप्त होता है। मतलब स्कूल शुरू होता है, पहली क्लास जो लगती है वो 10:30 पर है और चौथा पीरियड जो लग जाता है वो लग जाता है 1:45 पर। तो इसका मतलब स्कूल कितना टाइम तक चल रहा है, तो 10:30 से स्टार्ट हुआ, 11:30 12:30 डेढ़ 3 घंटे दिए, 3 घंटे और 15 मिनट ऊपर, तो 3 घंटे का मतलब हो गया कितना 180 मिनट और 15 मिनट ऊपर मतलब हो गया कितना 195 मिनट। ये चलता है स्कूल। अब आगे, यदि प्रत्येक पीरियड की अवधि समान हो, तो प्रत्येक पीरियड की अवधि समान है तो 4 पीरियड है, तथा प्रत्येक पीरियड के अंत में विद्यार्थियों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है प्रत्येक पीरियड के बाद में। तो इसका मतलब स्कूल शुरू हुआ, पहली क्लास लगी 10 बजे, तो यहां तो कोई आराम नहीं मिला होगा। इस क्लास के बाद और इस क्लास से पहले एक यहां पर आपको गैप मिला होगा 5 मिनट का, कि 5 मिनट रेस्ट करो। फिर दूसरी से तीसरी क्लास में 5 मिनट का गैप मिला होगा और तीसरे से चौथी में 5 मिनट का गैप मिला होगा और फिर तो चौथी क्लास जो है उसके बाद तो छुट्टी हो गई है। तो इसका मतलब है यहां जो 5-5 मिनट का जो विश्राम मिला वो कितनी बार मिला, 3 बार। तो कितना हो गया 15 मिनट तो विश्राम में चले गए। अब वो क्या बोल रहा है आगे, तो बताओ प्रत्येक पीरियड की समय अवधि कितनी थी। तो इसका मतलब ये जो 15 मिनट है लास्ट में, आप एक काम करो 15 मिनट हटा ही दो, मतलब 15 मिनट तो विश्राम में चले गए। तो इसका मतलब प्रॉपर जो क्लास चली है वो चली है 180 मिनट। तो ये बोल रहा है हर पीरियड कितने टाइम का था, तो 180 मिनट के 4 पीरियड थे। इसका मतलब एक एक पीरियड कितने कितने मिनट का था, तो एक एक पीरियड था 45-45 मिनट का। तो आंसर कौन सा हो गया, सी। चलो आगे देखो। और
अगला सवाल लिखा है कि किसी टैंक के 1/3 भाग भरे होने पर उस पर 80 लीटर पानी आता है। मैं भिन्न अभी जब से देखो पढ़ा रहा हूं, मैं आपको बार बार ये बोल रहा हूं कि नीचे वाली संख्या जब भी कभी आ जाए उसे टोटल मान लो कि किसी टैंक के 1/3 भाग, मतलब ये मानो टैंक टोटल जो है वो 3 भाग में है। अब वो क्या कह रहा है, किसी टैंक के 1/3, 1/3 का मतलब है एक भाग ही भरा हुआ है, तो एक भाग भरे होने पर उसमें 80 लीटर पानी आता है। मतलब टैंक का अगर एक भाग भरा होता है तो उसमें 80 लीटर पानी आता है। तो अब सोचो अगर टैंक पूरा भरा होता 3 भाग तो कितना पानी होता, तो इससे अंदर पानी होता इसका 3 गुना, मतलब 240 लीटर। अब आगे क्या बोल रहा है, तो इसके आधा भरे होने पर उसमें कितना पानी आता, तो अगर वो आधा भरा होता तो कितना आता, तो भाई पूरा भरा हुआ हो तो टैंक में 240 लीटर होता है। अगर वो कह रहा है कि सिर्फ आधा ही भरा हुआ तो आधा मतलब कितना हो गया, 120 लीटर पानी आएगा। तो आधा का मतलब है 120 लीटर पानी। ये हो गया इसका आंसर सेकंड। ठीक है, तो इसका सेकंड। नेक्स्ट देखो, अगला सवाल है, एक सब्जी विक्रेता से पूछा कि उसके बोरे में कितनी सब्जियां हैं, तो उसने उत्तर दिया कि 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन है। तो इसका मतलब है 8 को छोड़ दिया जाए तो बाकी सब बैंगन है। आगे फिर वो बोल रहा है कि 8 को छोड़कर बाकी सब टमाटर है। अब दोस्तों सोचो, टमाटर इसके अंदर भी हो सकते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि 8 को छोड़ो तो टमाटर है, तो 8 को छोड़कर टमाटर है, तो इसका मतलब है बैंगन कितने हैं, अभी तो यहां पर हमें ये भी नहीं पता है, तो यहां से ये कितने होंगे। आगे और बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है, फिर कह रहा है कि 8 के अलावा बाकी सब आलू भी है, तो 8 को और छोड़ दो तो बाकी आलू भी होता है, तो उसके बोरे में कुल कितनी सब्जियां ये पूछ रहा है। तो इसका मतलब देखो 3 सब्जियां हैं और बार बार क्या बोल रहा है, 8 को छोड़ दो, तो इसका मतलब है तीनों सब्जियों को बराबर बराबर इक्वल बांट दो। तो 3 सब्जियां हैं और 8 बार बार छोड़ना है, मतलब 2 सब्जियां को छोड़ोगे तो वो सब्जी आएगी, फिर इन दोनों को छोड़ोगे तो ये सब्जी आएगी। तो हर बार आंसर 8 को छोड़ रहा है, तो क्या करो 8 के टोटल बनाओ, तो समान बनाओ और 8, तो मतलब 4 और 4 मिल जाए तो 8 हो जाएगी। इसका मतलब तीसरी सब्जी को भी 8 ही ले, मतलब 4 कर दो ताकि 8 को छोड़कर वो हो जाए। अब मैं लिख रहा हूं कि 4 तो उसके पास बैंगन है, 4 उसके पास क्या हो जाए, आलू हो जाए, और 4 उसके पास अगर टमाटर हो जाए तो हर बार 8 की गणित बैठ जाएगी। तो देखते हैं, देखें क्या है। देखो ये बोल रहा है कि उसने उत्तर दिया कि 8 को छोड़कर बाकी सब बैंगन है, तो उन 8 को छोड़ दो तो बाकी सब बैंगन हो गए। फिर बोल रहा है 8 को छोड़कर बाकी सब टमाटर है, तो बैंगन और आलू 8 को छोड़ दो फिर सारे टमाटर हो गए। 8 के अलावा बाकी सब आलू है, तो इन दोनों को 8 को छोड़ दो तो बाकी सब आलू हो गए। इसका मतलब है इसके पास सब्जियां जो है वो कितनी है, टोटल 12 है। ठीक है, तो ये हो गई 12 सब्जियां। क्लियर। तो ये था आपका मैथ्स का टेस्ट, और मैथ्स का टेस्ट ये दी एंड। तो ये था मैथ्स का टोटल टेस्ट। ठीक है, और कैसा लगा टेस्ट, क्वेश्चन का लेवल क्या थे, एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि ज्यादा हार्ड था या सिंपल था या मॉडरेट था या ऐसे ही टेस्ट होना चाहिए, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं वापस अगली क्लास में। सोमवार से शुक्रवार तक पढ़ाई करो, शनिवार को टेस्ट और रविवार को उनके सॉल्यूशन। ओके, डन।